अब हम बात कर रहे हैं होम्योस्टेसिस की। तो बेसिकली जो होम्योस्टेसिस है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कॉन्शसनेस। तो कॉन्शसनेस जो था वो तो केवल यही था कि क्या नाम, कॉन्शसनेस एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग के लिए, ठीक है। तो अपने आप को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चेंज करना, ठीक है, बाहरी एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। एग्जांपल्स भी दे दिए थे, उसमें भी ह्यूमन जो था वो सेल्फ कॉन्शियस था, ठीक है। कहीं अगर रेडी हो रहा है तो इसका ये एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, है ना। तो ये ह्यूमन में एक टर्म था सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। कॉन्शियसनेस भी समझ में आता है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हर चीज़ यानी कि लगभग किसी जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनके लिए कॉन्शियस होता ही होता है, ठीक है। चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अगर एसिडिक या बेसिक कंडीशंस हैं उसके मन मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके मन अगर वो पार्टिकुलर पीएच पर वर्क कर रहा है तो पार्टिकुलर पीएच पर वर्क करेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। तो बाद बाकी क्या है कि सपोज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता ही है, तो वो पार्टिकुलर पीएच पे वर्क करेगा, तो वहाँ पर वो उसकी डेथ नहीं होती, वो सही ढंग से ग्रो करता है। अगर जो पीएच दूध दही का होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर उससे थोड़ा ज़्यादा या कम मिले तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, है ना। दही सही ढंग से जमता ही नहीं है। कभी आप अपने घर पर देखना, अपनी मम्मी से पूछना, है ना। तो टेम्परेचर नहीं मिलेगा सही ढंग का तो भी वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो कॉन्शसनेस बेसिकली हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। कुछ होम्योस्टेसिस एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है होमोइस और ये एक है स्टेसिस। तो होमोइस का मतलब होता है सेम एंड स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना जो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज ना होने देना, ठीक है। हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंटली मैनेज करके रखना या एक इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ह्यूमन है, मैमल है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है ना उसका जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, ठीक है। यानी कि कहीं भी जाएगा, चाहे वो पोलर रीजन्स में रह रहा हो, चाहे वो फिर ट्रॉपिकल टेम्परेट किसी भी रीजन में जाए, उसका जो बॉडी टेम्परेचर जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा चाहे जैसा भी हो, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कॉन्स्टेंसी बनाए रखना, ठीक है। एक कांस्टेंट वे में उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है, स्टेडी स्टेट में। तो होम्योस्टेसिस जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना, होमोइस एंड स्टेसिस। होमोइस है सेम और स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग। इसमें एक और चीज है, एक वर्ड आता है हीमोस्टेसिस। कभी कभी कुछ लोग इसको और इसको एक जैसा मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। ये होता है होम्योस्टेसिस, तो वो हम जो अभी हम लोगों ने सुना देखा, और ये एक है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस बेसिकली क्या होता है, हीम मीन्स हो जाएगा, हीम तो सभी लोग जानते हैं कि जो हीम होता है जैसे हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो सब हमारा ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो और स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग, जैसा हम लोगों ने इसमें देखा, ठीक है। तो यानी कि जब कहीं कोई इंजरी हो जाती है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर जो ब्लड क्लॉट के लिए जो ब्लड जो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, या किसी दूसरे और जो कॉजेज होते हैं, रीजंस की वजह से ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो स्टॉप हो गया है, तब उस कंडीशन को हम लोग हीमोस्टेसिस बोलते हैं, जो टोटली डिफरेंट होती है होम्योस्टेसिस से, ठीक है। तो इसको और इसको दोनों को एक साथ मिलाइएगा नहीं, ठीक है, समझ जाना। हीमोस्टेसिस बिल्कुल अलग होता है जब किसी इंजरी या किसी दूसरी कॉजेस की वजह से जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में स्टॉप हो जाए, ठीक है। और होम्योस्टेसिस जो होता है वो हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन रखना, ठीक है, वो होम्योस्टेसिस में आता है, ठीक है। हमारा जो बॉडी
है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहे। अब हम लोग ये देखें होमियोस्टेसिस जो है वो टर्म किसने दिया था, ठीक है, ये दिया था वॉल्टर कैनन ने। किसने दिया था? वॉल्टर कैनन ने, ठीक है। होमियोस्टेसिस, ये नोट डाउन कर लेना। अब अगर हम बात करें कि होमियोस्टेसिस एक्चुअली किस किस में हम लोग देख सकते हैं, तो होमियोस्टेसिस किस किस में क्या है, यानी कि सभी में हम लोग देखेंगे अभी। अब होमियोस्टेसिस को हम लोग देखें, जैसे कोई अगर मैमल की बात करें, किसी भी मैमल की बात करें, और मैमल में ह्यूमंस की बात कर लें। ह्यूमंस में अभी हम लोगों ने देखा कि जो पार्टिकुलर जो ह्यूमन होता है किसी भी जगह जाएगा तो वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रखेगा, चाहे वो किसी भी रीजन में, ठीक है। उसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। ये मैमल्स में होता है, मोस्टली मैमल्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर चाहे वो प्राइमेट्स हो चाहे कोई भी हो, बर्ड्स में भी जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए अब इसमें हम लोग देखते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, उनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर है ना वो मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को इंटरनल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, ठीक है। उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो ही नहीं पाता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठीक है। वो उसके हिसाब से अगर इंटरनल बॉडी चेंज हो, इंटरनल जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है तो हम लोग उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो उसको हम लोग पोइक्लोथर्मस भी बोलते हैं, या एक्टोथर्मस भी बोलते हैं। मीन्स द एनिमल्स दैट डोंट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, या डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उसी के लिए टर्म यूज़ करेंगे पोइक्लोथर्म, और उसी के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो एक्टोथर्म वगैरह ये भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जो लोअर जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस, ठीक है, फिशेस के बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं या एम्फीबियंस होते हैं, ये सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, पोइक्लोथर्म्स होते हैं, ठीक है। ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फ्रॉग वगैरह में देखा होता तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। और बाद बाकी और फ्रॉग है, फ्रॉग के बाद जो बियर है, ठीक है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन जो प्रोसेस होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि वो अपना टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन नहीं कर रख पाते हैं, तो वो हाइबरनेट हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जब वो सीजन वापस आता है तब वो फिर अपना जो डेली एक्टिविटीज़ है वो करते हैं, ठीक है। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो है वो केवल इसीलिए होता है कि अपना जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज अप ना होने देना। उसमें उनका जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाता है जब भी कोई भी एनिमल हाइबरनेशन या एस्टिवेशन प्रोसेस में जाता है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती है जिससे जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो अब ये हो गया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में वो एनिमल्स आते हैं जो अपना जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रख पाते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग होम्योथर्मल भी बोलते हैं, होम्योथर्मल एनिमल्स, या हम लोग इसको एंडोथर्म भी बोलते हैं, ठीक है।
एंडोथर्म्स। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ फिशेस ऐसी होती हैं लाइक ट्यूना फिश है या स्वार्ड फिश है, तो ये एंडोथर्म्स में ही आती हैं। एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है। ट्यूना फिश, स्वार्ड फिश, उसके बाद मैमल्स, और मैमल्स के बाद अगर हम लोग देखें बर्ड्स वगैरह, तो ये जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हम लोग लिख सकते हैं द एनिमल्स विच रेगुलेट देयर हैविंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और दे रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। बात बाकी अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो दे डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, है ना, दे डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इसका काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ जो पक्षी होते हैं, जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, जब जो साइबेरियन कंट्रीज़ हैं, जो साइबेरिया वगैरह है, ठीक है, रसिया वगैरह है, वहाँ से माइग्रेट करके भरतपुर राजस्थान में आते हैं, ठीक है। वो इसलिए आते हैं कि जब तक वो जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो वहाँ पे ठंड पड़ रही है, ठीक है, तो तब तक जो एटमॉस्फेयर उनके लिए रहने लायक नहीं है, ठीक है, तब तक वो यहाँ पे माइग्रेट करके भरतपुर में आते हैं। उसके बाद फिर वो एक टाइम पीरियड के बाद फिर वापस चले जाते हैं जब उनके रहने लायक हो जाता है, ठीक है। तो ये अब ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये अलग अलग प्रोसेस करते हैं अपने बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। अगर कहीं पे अगर हम जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक है, तो हम लोग माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। तो माइग्रेशन एक प्रोसेस हो सकता है, ये जो डाइवर्स जो एनवायरनमेंट है उस पर कोप करने के लिए, ठीक है। तो एक ये माइग्रेशन एक चारा हो सकता है कि हम लोग उसको झेल सकें, ठीक है। बाद की जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं, उनका तो बॉडी जो है ना वो मेंटेन ही रहता है, ठीक है। जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। सपोज अगर जो हम लोग हैं इंसान, तो ठंड ज़्यादा लगती है तो हम लोग ठिठुरते हैं, सीवरिंग करते हैं, ठीक है, कड़कड़ाते हैं, दांत कड़कड़ाते हैं, ठीक है। हमारी जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। बाद बाकी अगर हम लोग गर्मी लगती है तो ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग स्वीटिंग करते हैं, पसीना आता है ना, तो इससे हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कूल होता है, ठीक है। अब ये इतना लिख लो, ठीक है। तो हमारा जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वो कोल्ड है, कोल्डर है या हॉटर है, ठीक है। तो बॉडी कैसे इसको आइडेंटिफाई करती है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो स्किन होती है उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्प से जो हमारी बॉडी है वो आइडेंटिफाई करती है कि वेदर द एनवायरनमेंट इज कूलर और हॉटर, ठीक है। तो एंड बल्ब ऑफ क्राउजे या र्यूफनी तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बीनीथ द स्किन, जो इनका पोजीशन जो होता है ना वो स्किन के अंडर होता है, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ दीज रिसेप्टर्स हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है वो हॉटर है या कूलर है, ठंडा है या गर्म है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, सपोज कि जैसे जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स या सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो हमको जब लगता है कि अगर हम बाहर ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, तो हमारी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो ब्लड फ्लो थोड़ा ब्लॉक होता है, हल्का हल्का, बिल्कुल ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सराउंडिंग जो टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, अगर हमारा कूलर है, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि कम है, तो हमारी वहाँ पे पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रक्ट कर जाएंगी,
ठीक है, सिकुड़ जाएंगी। अब सेम वैसे ही अगर हमारा जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है, अगर सराउंडिंग है, अगर जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग टेम्परेचर अगर कम है तो जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमने आपको बताया कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है। लेकिन अगर सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, ठीक है, सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा है तो जो सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो डायलेट कर जाती हैं, एक्सपेंड कर जाएंगी, ठीक है। सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड फ्लो है वो हो सके, ठीक है। ये हमारा वर्क करता है। और जो सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो वहाँ पर जो ये जो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ये वर्क करते हैं। हम लोगों को फील होता है कि जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा है या गर्म। तो इससे ये विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस, ठीक है, एनी मैमल रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। होम्योस्टेसिस आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाद बाकी ये जो एंड बल्ब ऑफ क्राउजे, रूफनी वगैरह ये चीज़ें हैं, ये हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन वगैरह है या नर्वस सिस्टम है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, हम लोग उसमें पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये केवल अभी जस्ट केवल होम्योस्टेसिस को समझाने के लिए हल्का फुल्का इसको याद रखना, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू। और इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो आप। इसमें एक पॉइंट और बचा है कि एक चीज इसमें आती है नेगेटिव फीडबैक लूप, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक लूप, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नेगेटिव जो फीडबैक लूप होता है इसका मतलब ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अगर कूलर है, ठंडा है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग बाहर का सराउंडिंग जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। अगर बाहर का जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 16 डिग्री सेल्सियस है तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, है ना। लेकिन अगर बाहर का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस है, तब भी जो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स ही रहेगा, ठीक है। मेंटेन करने के लिए अगर कोई इतना टेम्परेचर है तो यानी कि बाहर गर्मी है तो मेंटेन करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो स्वीटिंग करेगी, ठीक है। और अगर ठंड है तो हमारी बॉडी उसके लिए सिवरिंग करेगी, कपकपाएगी, ठिठुरेगी, कुछ भी करेगी जिससे हम उस सिचुएशन से पार पा सके भाई, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि बाहर का टेम्परेचर अगर कम तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा तो अंदर का टेम्परेचर कम। यही है नेगेटिव फीडबैक लूप कि हम एग्जैक्टली अपोजिट चल रहे हैं बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से। हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं वो बाहर का जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इसी वजह से ये नेगेटिव फीडबैक लूप, केवल ये टर्म केवल इसकी वजह से आएगा। बाद बाकी जो डेफिनेशंस हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो लिखवाई नहीं है वो लिख लेना, ठीक है। जो समझ में आए आपको, जैसे आप अपनी भाषा में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय अगर हम कुछ नोट्स बनवा रहे हैं। एक चीज़ और कंटिन्यूसली अगर हम बात करें तो जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, बाद बाकी उसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस जो है ना वो कवर अप करते चलिए। एक अच्छी सी बुक ले लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और जो बाद बाकी जो आपके डाउट्स है वो क्वेरी करके पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू। ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा होम्योस्टेसिस। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग एडाप्टेशन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। नोट कर लीजिए।